हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। अब तक हम लोगों ने एमाइल दुर्खीम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हमने समझा कि कैसे फिलॉसफी और साइकोलॉजी से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन थे उनसे चैलेंजेज मिला सोशियोलॉजी को, कैसे सोशियोलॉजी को फिलॉसफी और साइकोलॉजी से अलग करते हैं एमाइल दुर्खीम, और कैसे सोशियोलॉजी को एक एम्पिरिकल स्टडी के रूप में स्थापित करते हैं, जो कि पहले के जो समाजशास्त्री भी थे, ऑगस्ट काम्टे हों या सेंट साइमन हो, तो उनका कहना था कि ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थियराइजिंग कर रहे थे, जिससे उन्होंने अलग करने के लिए समाजशास्त्र के अध्ययन का जो मूल विषय बताया वो बताया सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। हमने पढ़ा सोशल फैक्ट को एक थिंग के रूप में समझते हैं, और यह बाह्य और बाध्य है, मतलब एक्सटर्नल भी है और कोअर्सिव भी है। इसके बाद हमने उनके डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, श्रम के विभाजन का। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं सुसाइड, आत्महत्या, जिसके लिए दुर्खीम का नाम या दुर्खीम का जो कार्य है सुसाइड के लिए वो एक उल्लेखनीय है, क्योंकि अब तक आत्महत्या को बेसिकली साइकोलॉजी और आपके मेंटल इश्यूज से देखा जा रहा था। इससे रिलेटेड कई थ्योरी थे, जैसे बायोलॉजिकल, जैविक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, प्रजातीय और इमिटेशन थ्योरी, जो कि ग्रेबियल टार्डे का नकल इमिटेशन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में था। इन सभी को इन्होंने रिजेक्ट किया और समाजशास्त्रीय कारण दिया आत्महत्या के पीछे। एमाइल दुर्खीम कहते हैं कि जो आत्महत्या है वह कुछ और नहीं, एक सामाजिक तथ्य है, एक सोशल फैक्ट है, जो कि आत्महत्या को प्रेरित करती है या आत्महत्या को जन्म देती है। एक थ्योरी है होस्चाइल्ड, एक समाजशास्त्री हैं। होस्चाइल्ड बात करते हैं इमोशनल लेबर की। अगर पढ़ेंगे उनको तो उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट का एग्जाम्पल लेके इस पूरे थ्योरी को, इमोशनल लेबर को समझाए हैं। अगर आप लोग कभी किसी कॉरपोरेट में जॉब किए हैं या कभी कोई सामान लेने गए हों किसी मॉडर्न या ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर पे या कहीं अन्य, तो वहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, कभी आप उनसे इंटरेक्ट किए हों या आप देखे होंगे फ्लाइट में जो एयर होस्टेसेस होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। आप कई बार आज सोशल मीडिया के ज़माने में रील्स और इन सब में देखे होंगे कि अगर पैसेंजर जो है वो मिसबिहेव भी करता है, पैसेंजर जो है लाउड वॉइस में भी बात करता है, फिर भी एयर होस्टेस को जो एयरलाइन कंपनी का जो रूल है, जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके फॉलो करते हुए उसको उतना ही पोलाइट रहना है और अपने अंदर के जो इनर फीलिंग है, जो इनर इंस्टिंक्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको पीछे रख के जो कॉरपोरेट या जो उस एयरलाइन के कंपनी के जो मोटिव हैं उसको आगे रखना होता है। तो एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, एज अ सेल्स पर्सन कोई भी वहाँ कभी आप इंटरेक्ट करेंगे तो कंपनी सिखाती है कि जब भी आप कस्टमर से इंटरेक्ट करिएगा तो एक स्माइल वियर करिए अपने फेस पे और एक प्लीजिंग वाइब आनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस आनी चाहिए कस्टमर को। मान लीजिए उस दिन आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, लाइफ को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, उसके कारण आपकी जो इनर फीलिंग है वो कहीं ना कहीं सैड है या इरिटेटेड है, आपका मन रोने का कर रहा है। पर एट द वर्क प्लेस आपको क्या करना है, अपने उस रियल इमोशन को पीछे करना है और उस इमोशन को बाहर लाना है, जो कि कंपनी के मोटिव को, SOP को अलाइन करती है। इसी को होस्टाइल कहते हैं, इमोशनल लेबर या भावनात्मक श्रम। मतलब जब आप अपने रियल इमोशंस को, अपने रियल फीलिंग को दबाते हैं और दुखी हैं, फिर भी आपको मुस्कुराना है, हंसना है, प्लीजिंग वाइब देना है, तो यही है इमोशनल श्रम। अगर बात आत्महत्या की करें तो समाजशास्त्र के द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं, जिसमें दो चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण,
और रेगुलेशन क्या होता है, नियमन। ये दो ऐसे फैक्ट हैं जो समाज को में हमेशा पाए जाते हैं और ये सभी समाजों में पाया ही जाता है। एकीकरण क्या होता है, एकीकरण की आधिक्यता या एकीकरण की निम्नता दोनों ही आत्महत्या का कारण होती हैं। एकीकरण की निम्नता एनोमी की स्थिति लाती है, जिसमें आप कहीं ना कहीं मीनिंगलेस, मतलब आप अपने आप को इतना आइसोलेटेड फील करते हैं कि अपने आप का अर्थ या अपने आप को जो अपने स्व को, अपने सेल्फ को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस जन्म लेता है और यही आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं आत्महत्या को भी जन्म देता है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, एक तो इंटीग्रेशन एकीकरण और एक रेगुलेशन नियमन। बहुत भारी भरकम रेगुलेशन भी आत्महत्या को जन्म देता है और अगर रेगुलेशन नहीं है वो भी आत्महत्या को जन्म देता है। तो इन्हीं आधार पर एमाइल दुर्खीम बताते हैं कि जो आत्महत्या है वो सोशल फैक्ट है और आत्महत्या का जो कारण है वो समाजशास्त्रीय है, ना कि साइकोलॉजिकल, इमिटेशन, रेशियल या बायोलॉजिकल। तो आइए समझते हैं। आत्महत्या की जो दर है, रेट ऑफ सुसाइड है, अंतर केवल समाजशास्त्रीय रूप से ही समझा जा सकता है। मतलब पिछली जो कुछ थियरियां हैं, जैसे ये कहा जाता है कि जो क्लाइमेट है, कहीं हॉट क्लाइमेट है, कहीं जो है शीत जलवायु है, कहीं उष्ण जलवायु है, इसके कारण भी आत्महत्या की दरों में परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रजाति के आधार पर आत्महत्या की दरों में जो अंतर है वो देखा जाता था। पर इन सभी कारणों को रिजेक्ट करते हुए एमाइल दुर्खीम बताते हैं कि जो रेट ऑफ सुसाइड है, जो आत्महत्या की दर है, उसको सोशियोलॉजिकल रूप से ही, समाजशास्त्रीय रूप से ही समझा जा सकता है। भौतिक सामाजिक तथ्य जैसे गतिशील घनत्व का आत्महत्या की दरों पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गैर सामाजिक तथ्य जैसे कि सामाजिक धारा, सोशल करंट, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे, आप लोगों को याद होगा कि तो आत्महत्या की दरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामूहिक चेतना और प्रतिनिधानों में भिन्नता अलग अलग सामाजिक धाराओं को उत्पन्न करती है, जिससे आत्महत्या की दरों में बदलाव होता है। दुर्खीम ने समाज में बहने वाली अहमवाद, ईगोइज्म, परार्थवाद और एनोमी की धाराओं को आत्महत्या का मुख्य कारण माना। आइए समझते हैं। ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा, एकीकरण इंटीग्रेशन और रेगुलेशन नियमन। दुर्खीम ने अपनी समाजशास्त्रीय तर्क के आधार पर आत्महत्या का जो 4 प्रकार बताया वो क्या है, इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। याद रहेगा आप लोगों को। समाज में आत्महत्या की दर मुख्य रूप से 2 कारकों से जुड़ी है, एक तो इंटीग्रेशन और दूसरा रेगुलेशन। कैसे हमने बताया कि इंटीग्रेशन लो और हाई होने से भी आत्महत्या जन्म लेती है और रेगुलेशन के भी लो और हाई होने से आत्महत्या जन्म लेती है। एकीकरण का क्या अर्थ है, वह सीमा जहाँ तक जो सामूहिक भावनाएं हैं, कलेक्टिव सेंटिमेंट्स हैं, वो साझा की जाती हैं। और नियमन का अर्थ है लोगों पर बाहरी सामाजिक नियंत्रण या दबाव की सीमा। सामाजिक धाराओं, सोशल करंट के आधार पर आत्महत्या की दर में भिन्नता आती है। आइए समझते हैं आत्महत्या के 4 प्रकार और व्हिटनी पोप का जो सारांश है। तो विद्वान व्हिटनी पोप 1976 ने दुर्खीम द्वारा बताए गए एकीकरण और नियमन के उच्च व निम्न स्तरों को परस्पर जोड़कर एक स्पष्ट सारांश प्रस्तुत किया। एकीकरण, इंटीग्रेशन का निम्न स्तर, इंटीग्रेशन का जो निम्न स्तर है, लो इंटीग्रेशन, वो क्या करती है, ईगोइस्टिक आत्महत्या को जन्म देता है, ईगोइस्टिक आत्महत्या को जन्म देता है। वहीं एकीकरण का जो उच्च स्तर है, इंटीग्रेशन का जो
हाई स्तर है वो क्या करता है, वो एल्ट्रुइस्टिक या परार्थवादी आत्महत्या को जन्म देता है। जैसे किसी सैनिक का अपने देश के लिए अपनी बलिदान देना या शहीद होना। नियमन का निम्न स्तर, अगर रेगुलेशन लो है तो उससे क्या होता है, एनोमिक आत्महत्या जन्म लेती है। उससे क्या, एनोमिक आत्महत्या जन्म लेती है। और नियमन का उच्च स्तर, रेगुलेशन हाई है, वो फैटलिस्टिक आत्महत्या की ओर ले जाती है। वो फैटलिस्टिक आत्महत्या की ओर ले जाती है। आइए समझते हैं ईगोइस्टिक आत्महत्या। पहला, इसमें क्या होगा, वीक कलेक्टिव कंसाइंस। वीक कलेक्टिव कंसाइंस, जो सामूहिक चेतना है वो कमज़ोर है, जिससे क्या होगा, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। लैक ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि एकीकरण में कमी आएगी, जिससे क्या होगा, सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस, मतलब आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, और जो ईगोइस्टिक सुसाइड या ईगोइस्टिक आत्महत्या को जन्म देती है। उन समाजों या समूहों में अधिक पाई जाती है जहां व्यक्ति बड़ी सामाजिक इकाई के साथ अच्छी तरीके से एकीकृत नहीं हो पाता है। एकीकरण की इस कमी से व्यक्तियों में अर्थहीनता की भावना पैदा होती है। मजबूत सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कंसाइंस वाले समाज सुरक्षात्मक सामाजिक धाराएं प्रदान करते हैं जो इसके प्रसार को रोकते हैं। वहीं अगर कमज़ोर सामूहिक चेतना वाले समाजों में व्यक्ति अपनी निजी इच्छाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अनियंत्रित अहमवाद, अनरिस्ट्रेंड ईगोइज्म व्यक्तिगत असंतोष को जन्म देता है, क्योंकि सभी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती। मतलब होता क्या है कि आप एक ऐसे बड़े सामाजिक संरचना का हिस्सा हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थपरक हैं, या जो मैं एक शब्द है, मैं, जो मैं है, आई कहीं ना कहीं ईगो को जन्म देता है। आई कहीं ना कहीं ईगो को जन्म देता है। और जिस समाज में आई सेंटर में होगा, मतलब मैं केंद्र में होगा, वहीं पे अहमवादी आत्महत्या होगी। जहाँ मैं में, जिस सामाजिक समूह में, जिस सामाजिक संरचना में मैं का महत्व ज़्यादा है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो सोशल इंटीग्रेशन है वो कम होगा। मतलब कलेक्टिव कंसाइंस जो है, जो सामूहिक चेतना है, वो कम होगी। तब लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने स्वार्थों की, अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को या एक दूसरे के भावनाओं का हिस्सा बनने की। जैसे आज देखते होंगे जो समाज है उसमें एक कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, दिखावे का उपभोग जैसी अवधारणा देख सकते हैं। और आने वाली जो मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, भौतिक समाज है, उसमें देखेंगे तो भावनाओं का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। और जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो विलासिता की चीज़ें हैं, जो लग्जरी की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। समाज के सभी पक्षों में, आपके जीवन के सभी पक्षों में जो भौतिक पक्ष है वो हावी होती जा रही है, और जो भावनात्मक, जो सेंटीमेंट्स हैं, उनका आधार कम होता जा रहा है, या लोग भावनाओं को समझना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सोशल इंटीग्रेशन, जो सामाजिक एकीकरण की डोर है वो कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति उस समाज में जो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो समाज है वो समाज कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर लादता है, आपके ऊपर थोपता है, और वो सोशल इंटीग्रेशन का जो बॉन्ड है वो कम होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो उस तुलनात्मक एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जब अपने स्व का, अपने मैं का, तो आप पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस पूरे सामाजिक संरचना में मतलब अपने आप को खोजते हैं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप में आ जाती है, और वहाँ पे ईगोइस्टिक सुसाइड, अहमवाद आत्महत्या जन्म लेती है। तो ये समझिएगा, लो इंटीग्रेशन या लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन
और कलेक्टिव कंसाइंस की कमी, जिससे क्या होगा, सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस और ईगोइस्टिक सुसाइड। ये पूरा फ्लो चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो ईगोइस्टिक सुसाइड में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अनियंत्रित अहमवाद व्यक्तिगत असंतोष को जन्म देता है क्योंकि सभी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं। आइए समझते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड जो आत्महत्या है, धर्म और समाज की क्या भूमिका है। तो मजबूत एकीकृत परिवार, धार्मिक समूह और राजनीतिक संस्थाएं मजबूत सामूहिक चेतना के एजेंट के रूप में काम करते हैं और आत्महत्या को हतोत्साहित करते हैं। आप एक बात समझिए, परिवार का रोल क्या होता है हमारे जीवन में। अगर ये बात समझेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब ये कहा जाता है कि सुख और दुख में हमारे अपने हमारे साथ रहते हैं, पर आप ये सोचिए कि आप सुख, आपकी जो सुख है, आपकी दुख है, या आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो सैडनेस है, उसका पता ही आपके फैमिली को ना चले तो क्या होगा। मतलब जो फैमिली कभी, जिसका जो प्रकार्यात्मक रोल था परिवार का, फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड हैं आपके, हमेशा वो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, एक भावनात्मक सहयोग तंत्र का। मतलब आप कभी टेंस फील कर रहे हैं, कभी इरिटेटेड फील कर रहे हैं, लाइफ में कुछ चैलेंजेज हैं, तो ये एक ऐसा कैनवास था फैमिली का, और जो आपके कुछ क्लोज फ्रेंड हैं वहाँ पे आप आसानी से उस बात को कह पाते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हो। आप ये सोचिए कि ऐसा हो कि जो ये इंटीग्रेशन है कम हो जाए और जो परिवार का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का काम था वो करना बंद कर दे तो क्या होगा। वही परिवार जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का काम करता था अब क्या करेगा, दुष्प्रकार या डिसफंक्शन का काम करेगा। वो भी एक तरीके से आपके ऊपर एक मीनिंगलेसनेस का जो टैग है वो थोप देगा। तो अगर जो फैमिली इंटीग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहीं जो धार्मिक समूह हैं, धार्मिक समूह भी ये काम कर सकते हैं जिससे कि जो इंटीग्रेशन है वो मजबूत हो सके। और राजनीतिक संस्थाएं, मतलब अगर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अगर समाज को उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रही हैं तो भी कहीं ना कहीं समाज में जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो कलेक्टिव कंसाइंस है, वो कम होता है। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म मनुष्य को आत्मविनाश की इच्छा से बचाता है। ये बहुत ही ये स्टेटमेंट बहुत ही डीप है, अगर आप इसको समझेंगे बहुत गहन है कि धर्म मनुष्य को आत्मविनाश की इच्छा से बचाता है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसका काम ही है कि वो सबको अपना लेता है। मतलब जब आप हर जगह से हार जाते हैं, जब आप जीवन में निराश होते हैं, तो जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, कहीं ना कहीं वो आपको एक कंफर्ट प्लेस, एक पनाह आपको प्रदान करता है। पर अगर रिलीजन भी ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो समाज का जो विघटन है, अवसाद और मोहभंग, डिप्रेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट की सामाजिक धाराओं को उत्पन्न करता है। मतलब जो आपकी डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो कोई साइकोलॉजिकल कारण नहीं है उसका, बल्कि उसका कारण है समाज का विघटन, समाज का डिसइंटीग्रेशन। तो ईगोइस्टिक सुसाइड में हम पढ़ ही रहे हैं कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन, और लैक ऑफ इंटीग्रेशन किसमें, समाज की विभिन्न संस्थाओं में, क्योंकि परिवार भी एक इंस्टीट्यूशन है और वो सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसके इमोशनल सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। उसके बाद होता है रिलीजन, जो धार्मिक समूह है, जो आपका रिलीजन है, वो भी सोशल इंटीग्रेशन का काम करती है। लेकिन अगर समाज विघटित हो जाए, समाज का जो इंटीग्रेशन है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो वहाँ पे डिप्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट की सामाजिक धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं,
दुर्खीम ने जोर दिया कि सबसे व्यक्तिवादी कृत्य आत्महत्या में भी सामाजिक तथ्य प्रमुख निर्धारक होते हैं। मतलब अब तक क्या माना जाता था कि जो सुसाइड है, जो आत्महत्या है, वो बहुत ही निजी है, पर्सनल है। मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया आत्महत्या उसके पर्सनल चैलेंजेज हैं, मतलब उसकी जो कायरता है, उसकी कमजोरी है, उसकी जो मेंटल सेटअप है, उसका जो साइकोलॉजिकल इशू है, वो कारण है उस आत्महत्या का। पर दुर्खीम कहते हैं कि नहीं, ये आत्महत्या सामाजिक तथ्य है और समाज से ही जाके प्रेरित होती है। अगर समाज विघटित हो जाएगा तो समाज डिप्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट को उत्पन्न करता है। व्यक्ति चाहे जितना भी स्वतंत्र लगे, वह कभी भी सामूहिकता की शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी और गहन चीज़ है, इस बात को भी समझिएगा कि व्यक्ति चाहे जितना भी स्वतंत्र हो, वह कभी भी सामूहिकता की शक्ति से मुक्त नहीं हो पाता है। ये बात आप समझ सकते हैं। तो डिप्रेशन, मेलांचोली, जो कि फैमिली और रिलीजन में विघटन से उत्पन्न हो रहा है। आशा है कि ये जो समाज की भूमिका, परिवार की भूमिका है, उसका क्या रोल है इगोइस्टिक सुसाइड में। आइए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या। आशा है कि जो इगोइस्टिक सुसाइड है, अहमवादी आत्महत्या है, उसको हम समझ गए होंगे। उसमें आप लोग 2-3 चीज़ें याद रखिएगा: लैक ऑफ इंटीग्रेशन, वीक कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव सेंटीमेंट, जिससे क्या होगा कि एक मीनिंगलेसनेस की जो भावना है वो उत्पन्न होगी और यही अहमवादी आत्महत्या को जन्म देती है। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड की बात करें तो वह जब सामाजिक एकीकरण बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, तब एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या की संभावना अधिक होती है। आप कभी कभी एग्जाम्पल देखते होंगे, एक बहुत ही हल्का फुल्का एग्जाम्पल आप से रिलेट कर पाएंगे। कई बार देखते होंगे कि 2 प्रेमी प्रेमिका हैं और जिसमें कोई एक प्रेमी किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रेमिका या प्रेमी भी अपनी जान दे देता है। तो ये क्या है? ये मतलब इस इंटीग्रेशन टू स्ट्रॉन्ग होने की वजह से है। तो इसमें व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए सचमुच मजबूर किया जाता है। मतलब यह तब होता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। तो ईगोइस्टिक आत्महत्या जहां लाइलाज थकान और अवसाद से उत्पन्न होती है, वही एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या या आशा पर निर्भर करती है। यह जीवन के पार सुंदर दृष्टिकोण, ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव बियॉन्ड दिस लाइफ के विश्वास से प्रेरित होती है। एक बात देखेंगे कभी कभी, एक तो एग्जाम्पल लीजिए कि जो नेशनल ड्यूटी निभाने वाले जो हमारे मिलिट्री में सेना है, उनको ये जो परार्थवादी जो इंटीग्रेशन है वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके अलावा सबसे उत्कृष्ट एग्जांपल ये ले लीजिए जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं अभी। तो टेरर अटैक्स में जो छोटे छोटे युवा आके जो सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, वो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कभी देखे हैं? तो उनको ये बताया जाता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर आप शहादत देते हैं तो उस लोक में, मतलब पारलौकिक या भगवान के पास, अल्लाह के पास, वहाँ पे जाने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, या जो भी उनके अनुसार, अलग अलग धर्मों के अनुसार ये कॉन्सेप्ट है, तो वो मिलेगा। तो अपने धार्मिक बचाव के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन और एक ड्यूटी थोप दी गई कि आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पे क्या आता है, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक में अंतर क्या है? ईगोइस्टिक में हमने देखा डिप्रेशन, फटीग और मीनिंगलेसनेस। अगर बात एल्ट्रुइस्टिक की करें, यहाँ पे आती है होप, तब उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, एक्सेसिव बॉन्ड।
तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में। तो जब जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको ड्यूटी की तरह चीज़ें महसूस होती हैं और उसके लिए आप अपने जान की भी बाजी लगाने से नहीं कतराते हैं, चाहे अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने नेशनल ड्यूटी को निभाने के लिए, या अपने किसी लव के लिए, अपने के लिए, या अपने परिवार के लिए। कई बार लोग इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। तो ये क्या है? ये एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जो परार्थवादी आत्महत्या है, वो सामाजिक एकीकरण के बहुत अधिक मजबूत होने के कारण होता है। अब हमने देखा कि एक तरफ लो इंटीग्रेशन, मतलब जब एकीकरण कमज़ोर हो रहा है वो भी आत्महत्या को प्रेरित कर रही है। दूसरी तरफ इंटीग्रेशन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो भी आत्महत्या को प्रेरित कर रही है, जिसमें ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक हम पढ़ते हैं। आशा है कि ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या आप समझ गए होंगे और कैसे एमाइल दुर्खीम इसको समाज के द्वारा डिराइव बताते हैं। आइए हम लोग एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आगे देखते हैं कि रेवरेंड जिम जोन्स के अनुयायियों द्वारा गुयाना के जोन्सटाउन में की गई सामूहिक आत्महत्या इसका कुख्यात उदाहरण है। रेवरेंड जिम जोन्स के अनुयायियों द्वारा गुयाना के जोन्सटाउन में की गई सामूहिक आत्महत्या इसका कुख्यात उदाहरण है। अनुयायियों ने जानबूझकर जहर मिला हुआ पेय पिया और अपने बच्चों को भी पिलाया। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए बलपूर्वक या कोमलता से प्रेरित किया गया था। उन्होंने जोन्स के कट्टर अनुयायियों के मजबूती से एकीकृत समाज, टाइटली इंटीग्रेटेड सोसाइटी के लिए अपना जीवन दे दिया। विभिन्न स्तरों का एकीकरण विभिन्न सामाजिक धाराओं का निर्माण करता है जो आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। तो आप इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ देखना है, कैरिस्मेटिक लीडर एंड हाई इंटीग्रेशन। आप ये ज़्यादातर देखेंगे ऐसी जगह जैसे कि धार्मिक जगहों पर, या अभी इसका सबसे लाइव एग्जांपल ये देखिए कि आप धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए, रिलीजन्स के लिए दिया गया प्राण आहुति, और जो अभी टेरर अटैक्स में जो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं उनके पीछे भी यही लॉजिक है। तो कैरिस्मेटिक लीडर और उनके प्रति जो हाई इंटीग्रेशन है, आप देखेंगे तो कई बार कि कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा व्यक्ति जब कोई अनाउंस करता है, कुछ कहता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऑडियंस पे। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो वहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि इंडिविजुअल मैं क्या हूँ वो लोग भूल जाते हैं, और जो कलेक्टिविज्म है, जो इंटीग्रेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिससे कलेक्टिव मास सुसाइड, जो कि जॉन्सटाउन की एग्जाम्पल आप देखें। आइए एनोमिक सुसाइड, एनोमिक आत्महत्या पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने 2 आत्महत्या के प्रकार पढ़ा जो कि इंटीग्रेशन के आधार पर हैं ना। कौन कौन सा? ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक, अहमवादी और परार्थवादी। अहमवादी में इंटीग्रेशन जो है वो कमज़ोर है, परार्थवादी में इंटीग्रेशन मजबूत है। आइए रेगुलेशन के आधार पर हम पढ़ते हैं। पहला, एनोमिक आत्महत्या। यह तब होने की संभावना है जब समाज की विनियामक शक्तियाँ, रेगुलेटिव पावर बाधित या भंग हो जाती हैं। मतलब जो सामाजिक व्यवधान, डिसरप्शन है, व्यक्तियों को असंतुष्ट छोड़ देते हैं क्योंकि उनका अपनी भावनाओं, जुनून पर नियंत्रण कम हो जाता है। मतलब समाज में नियमों का अभाव और व्यक्तियों की इच्छाएं बेलगाम रन वाइल्ड हो जाती हैं और संतुष्टि की कभी न खत्म होने वाली प्यास पैदा होती है। व्यवधान की अवधियाँ एनोमी जड़हीनता और प्रतिमानहीनता, रूटलेसनेस एंड नॉर्मलेसनेस की धाराएं छोड़ती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए
कि जो ईगोइस्टिक हो रहा है वो इंटीग्रेशन के कम होने से हो रहा है। मतलब आप किसी सामाजिक संरचना समूह में रह रहे हैं और अगर वहाँ पे जो एकीकरण का काम है, जो सामूहिक चेतना है, जो कलेक्टिव फीलिंग है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे ईगोइस्टिक। पर एनोमिक क्या है? एनोमिक है कि समाज में प्रतिमानों का बिखर जाना या प्रतिमानों का विघटित हो जाना या नियमों का अभाव हो जाना। अगर समाज रेगुलेटेड नहीं रहेंगे, समाज में कुछ मूल्य और वैल्यूज़ नहीं रहेंगे, प्रतिमान नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति की इच्छाएं भी बेलगाम हो जाएंगी और कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है। तो लॉस ऑफ रेगुलेशन, पैशंस रनिंग वाइल्ड, ये दोनों शब्द याद रखिएगा, लॉस ऑफ रेगुलेशन और पैशंस रनिंग वाइल्ड। तो इससे क्या होगा? एनोमी, जड़हीनता और प्रतिमानहीनता, रूटलेसनेस एंड नॉर्मलेसनेस की धाराएं उत्पन्न होती हैं। पुराने नियम लागू नहीं होते और नए नियम अभी तक विकसित नहीं होते हैं ना, क्योंकि जो पुराना जो नियम है, जो ओल्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अभी प्रासंगिक नहीं हैं और नए नियम बन नहीं पाए हैं ना। इसको एक तरीके से कल्चरल लैग भी कहा जा सकता है, सांस्कृतिक पिछड़ापन। अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न टाइम में जो सोशल मीडिया है, अगर इंडिया में देखें जो आईटी एक्ट 2000 में बना है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अभी तक जो डिजिटल वर्ल्ड है उसी के द्वारा रेगुलेट हो रही थी। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया का विस्तार हुआ, अब आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग आप लोगों ने देखा होगा, कैसे मॉर्फ्ड इमेजेस, मॉर्फ्ड वीडियोस से ब्लैकमेलिंग होती है। अभी रिसेंट में अगर आप एग्जांपल पढ़े होंगे तो एक बंदा है, वो कोई जो फेक जो ये लोन के ऐप हैं, अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोन के ऐप आपको क्रेडिट देते हैं ना, तो जो फेक लोन के ऐप हैं उसने क्या किया कि जो मॉर्फ्ड इमेज है वो देके ब्लैकमेल किया और 5 लाख कितना कैसे करके पैसे की मांग की, और वो व्यक्ति डर से क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेगुलेशन की जो है वो कमी, अगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, जो अभी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में अभी देखे होंगे तो कुछ समय पहले समय रैना का एक शो था, इंडिया गॉट लेटेंट। वहाँ पे कुछ ऐसे आपत्तिजनक और अश्लील सवाल या वल्गर जो क्वेश्चन पूछे गए, जो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज के लिए मान्य नहीं था या उपयुक्त नहीं था। ऐसा हुआ क्यों? एक तो ये है कि ये घटना हुई, उसके बाद शो बंद हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट में या केसेस चले, जो भी हुआ इन लोगों ने माफ़ी मांगी, पर उसके पहले की चीज़ देखे कि ये हुआ क्यों? क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम, कोई औपचारिक नियम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे पैशंस रनिंग वाइल्ड करके जन्म लेता है। ये बहुत ही करंट एग्जाम्पल है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। तो जो एनोमिक सुसाइड है, एनोमिक आत्महत्या है, संभावना जब समाज की जो भी नियामक शक्तियाँ हैं बाधित या भंग हो जाती हैं, पुराने नियम लागू नहीं होते और नए नियम अभी तक विकसित नहीं हुए होते हैं, तो ये एनोमिक आत्महत्या सकारात्मक और नकारात्मक व्यवधान आइए समझते हैं। एनोमिक आत्महत्या की दरें तब बढ़ती है जब व्यवधान की प्रकृति सकारात्मक, जैसे इकोनॉमिक बूम, आर्थिक उछाल, या नकारात्मक जैसे आर्थिक मंदी। मतलब इकोनॉमिक बूम और इकोनॉमिक डिप्रेशन दोनों में से कोई भी एक हो, वो एनोमी या लॉस ऑफ रेगुलेशन। अभी कोविड का समय था, कोविड-19 जैसी वायरस समाज में फैलती है और उससे क्या होता है कि उसका कोई वैक्सीन नहीं होता, और उस पैंडेमिक को कैसे मैनेज करना चाहिए कुछ भी नहीं था। उसके अलावा उसके साथ आने वाली जो इकोनॉमिक लॉस थे पूरे वर्ल्ड में, एक मंदी या एक डिप्रेशन की जो बात थी,
वो आई। अब उसको मैनेज कैसे करना है, तो इससे क्या होगा कि कोविड-19 में बहुत लोगों की जॉब गई, बहुत लोगों की जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस थे वो ख़त्म हो गए। इससे क्या हुआ इससे कई आत्महत्याएं हुई और बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। तो कई बार समाज में परिवर्तन तो हो रहे होते हैं, पर उसके लिए जो पुराने नियम हैं वो प्रासंगिक नहीं होते और नए बने नहीं होते हैं, जिससे एक प्रतिमानहीनता, रेगुलेशन, विनियमन की कमी साफ दिखाई देती है और जिसके कारण एनोमिक आत्महत्या उत्पन्न होती है। तो चाहे इकोनॉमिक बूम हो, चाहे इकोनॉमिक डिप्रेशन हो, दोनों ही एनोमी या लॉस ऑफ रेगुलेशन की स्थिति पैदा करते हैं। आशा है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। एनोमिक आत्महत्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या क्या, एक तो इगोइस्टिक, दूसरा एल्ट्रुइस्टिक, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि एनोमिक आत्महत्या क्या है। इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक इंटीग्रेशन के आधार पर हैं, एक है लो इंटीग्रेशन और दूसरा है हाई इंटीग्रेशन। एनोमिक है लैक ऑफ रेगुलेशंस। आइए फैटलिस्टिक सुसाइड, फैटलिस्टिक आत्महत्या देखते हैं। यह दुर्खीम द्वारा सुसाइड में वर्णित आत्महत्या का चौथा प्रकार है, जहां एनोमिक आत्महत्या कमजोर नियमन के कारण होता है। उसी के उलट फैटलिस्टिक आत्महत्या तब होता है जब नियमन अधिक एक्सेसिव होता है। मतलब एक तो प्रतिमानहीनता, विनियमन की कमी है, उससे एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पर जब फैटलिस्टिक की बात कर रहा है कि अगर एक्सेसिव रेगुलेशंस है, एक्सेसिव विनियमन है, तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव डालती है जो ब्लॉक्ड फ्यूचर और फैटलिस्टिक सुसाइड को उत्पन्न करता है। यह उन व्यक्तियों से जुड़ी है जिनका भविष्य निर्दयता पूर्वक अवरुद्ध, पिटिलेसली ब्लॉक्ड और इच्छाएं दमनकारी अनुशासन द्वारा कुचल दी जाती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? स्लेव, दास। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? दास, जो स्लेव सिस्टम है, जो दमनकारी नियमन से जुड़ी निराशा के कारण अपनी जान ले लेता है। अत्यधिक नियमन उदासी की धाराओं को जन्म देता है जो आत्महत्या की दर को बढ़ाता है। तो एक्सेसिव रेगुलेशन, ऑप्रेसिव डिसिप्लिन, ब्लॉक फ्यूचर, फैटलिस्टिक सुसाइड को जन्म देता है। आइए समझते हैं ग्रुप माइंड वैचारिक आलोचना, जो एक एमाइल दुर्खीम की आइडियलिस्टिक क्रिटिसिज्म है कि सामाजिक धारा जो सोशल करंट है, जो नॉन मटेरियल फैक्ट्स हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, जो कल्चर हैं, ठीक उसको लेकर दुर्खीम की आलोचना की गई है कि इन्होंने क्या किया कि जो सोशल करेंट्स हैं, जो नॉन मटेरियल फैक्ट्स हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर, तो इसको इन्होंने क्या किया कि एक स्वतंत्र कर दिया, मतलब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से अलग रख दिया। तो इनका जो क्रिटिसिज्म है कि सबसे बड़ी समस्या यह विचार की स्वतंत्र सामाजिक धाराएं एक सामाजिक शून्य में नहीं रह सकती। आलोचकों का तर्क है कि दुर्खीम ने जो अभौतिक नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है उसको एक्टर्स के, अभिनेताओं से अलग कर एक स्वायत्त अस्तित्व दे दिया, और इस दृष्टिकोण के कारण कैटलिन और पोप जैसे आलोचकों ने दुर्खीम पर समूह मन अभिविन्यास रखने का आरोप लगाया। तब जो क्रिटिसिज्म में इनके आलोचक कहते हैं, इनका कहना है कि जो नॉन मटेरियल फैक्ट हैं उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं दुर्खीम जैसे वह कोई समूह मन हो और वो लोगों से स्वतंत्र है और उस तरीके से काम कर रहा है, जबकि जो ये सोशल करेंट्स हैं वो सामाजिक शून्य में रह ही नहीं सकते। तो सामाजिक धाराओं का जो मूल अर्थ है कि जो सामूहिक सदस्यों द्वारा अंतर व्यक्तिगत रूप से साझा किए जाते हैं, मतलब ये एक शेयर्ड नॉर्म्स हैं, शेयर्ड सोशल करेंट्स हैं। वे किसी एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं पाए जा सकते, बल्कि क्या है, सामूहिक अभिनेताओं द्वारा मानसिक रूप से साझा, मेंटली शेयर्ड किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए कि सुस्त उदासी, मतलब कोई दुखी फील कर रहा है, कोई खुशी, हैप्पीनेस, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे ट्रेंड में, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड करके, वो एक तरीके से किसी एक का नहीं, मतलब वो सोशल करेंट है
बल्कि एक आबादी के एक हिस्से के मूड से प्राप्त किया जा सकता। जैसे जैसे ये सामूहिक मूड बदलते हैं, आत्महत्या जैसी घटनाओं का दर भी, रेट ऑफ सुसाइड भी बदल सकता है। तो क्या है इंटर सब्जेक्टिवली शेयर्ड मीनिंग, इंटर सब्जेक्टिवली शेयर्ड मीनिंग। जो डिफेंस ऑफ दुर्खीम में ये कह सकते हैं कि दुर्खीम की जो अभौतिक सामाजिक तथ्यों की अवधारणा में वे सब शामिल हैं जिन्हें हम आज मानदंड, मूल्य और संस्कृति कहते हैं। समाजशास्त्र के लिए एक अलग क्षेत्र बनाने के प्रयास में कई बार ये अतिशयोक्ति तक चले गए, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य को मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पूरी तरीके से अलग कर दिया। ये एक बहुत अतिशयोक्ति था, लेकिन बाद में इन्होंने ये स्वीकारा कि अभौतिक जो सामाजिक तथ्य हैं, जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं, वो मजबूती से व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं में एंकर्ड हैं। मतलब वो कोई सामाजिक शून्य में नहीं है, बल्कि एक शेयर्ड या साझा सोशल फैक्ट हैं जो व्यक्तियों की अंतः क्रियाओं से है और सभी के द्वारा एक शेयर्ड है, मतलब एंकर्ड होता है। सामूहिक चेतना जो है शून्य में नहीं तैरती, इसका एक सबस्ट्रेटम है, इसका एक आधार है, और इसका आधार क्या है, स्वयं समाज के सदस्यों से मिलकर बना होता है। इंडिविजुअल इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन इसको आधार देता है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को। तो अभी जो ये विवाद था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इनका क्रिटिसिज्म, डिफेंस दोनों समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसके लिए दुर्खीम जाने जाते हैं। हमने पढ़ा इनके रिलेटेड सोशल फैक्ट, इनसे रिलेटेड मैकेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, उसमें पढ़ा रेस्ट्रिक्टिव और रेप्रेसिव लॉ। उसके बाद हमने इनके बारे में सुसाइड के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम, श्रम विभाजन पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा। आइए हम समझते हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एमिल दुर्खीम ने अपने जीवन के बाद के वर्षों में धर्म के समाजशास्त्र पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया। उनका यह अध्ययन उनकी 1912 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुर्खीम ने अभौतिक सामाजिक तथ्यों के भौतिक प्रकटीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं, उनका जो फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन हो रहा है, उस पर जब फोकस करते हैं, वहीं से ये धर्म की, रिलीजन की, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कानून और आत्महत्या की दरों के अध्ययन के बाद धर्म उनके लिए सबसे प्रमुख और अंतिम अभौतिक सामाजिक तथ्य बन गया। आइए समझते हैं। धर्म एक डायनमोजेनिक शक्ति, डायनमो आप साइंस में पढ़ेंगे। डायनमो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। कभी आप देखे होंगे कि साइकिल चल रही है, साइकिल में तो साइकिल क्या है, मैकेनिकल फोर्स है, वो साइकिल चल रही है, उसमें हम क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, मोटर से फिर इधर वायर कनेक्ट करके उससे, कई बार आप लोग मोबाइल चार्ज किए होंगे, बल्ब जलाए होंगे, तो इससे क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डायनमो कॉन्सेप्ट है उसका, साइंस का। तो धर्म को एक डायनमोजेनिक शक्ति के बारे में बात करते हैं दुर्खीम। कैसे बात करते हैं कि दुर्खीम के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में धर्म ही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अभौतिक सामाजिक तथ्य है जिसका परीक्षण उनके पूरे तंत्र पर प्रकाश डालता है। मतलब दुर्खीम के अनुसार धर्म में एक विशेष डायनमोजेनिक गुण होता है। इस डायनमोजेनिक क्षमता का पहला अर्थ है कि यह व्यक्तियों पर हावी होने की क्षमता रखता है। दूसरा अर्थ है कि यह व्यक्तियों को उनकी सामान्य क्षमता और योग्यताओं से ऊपर उठने का कार्य भी करता है। तो जो डायनमोजेनिक गुण है क्या है, एक तो सामान्य क्षमताओं से ऊपर उठने और व्यक्तियों पर हावी होना। जैसे आप कहीं देखते होंगे भजन कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी लोग गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी भजन करने लगते हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ भगवान का नाम लेने लगते हैं, और एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर, मतलब आप कहीं ना कहीं उत्साहित हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यही है डायनमोजेनिक गुण। कभी आरती में जाएं या कहीं भजन कीर्तन में जाएं तो आपके अंदर एक जो वाइब, एक एनर्जी आती है। तो यही बात कर रहे हैं डायनमोजेनिक शक्ति की रिलीजन के एमिल दुर्खीम। आइए समझते हैं प्रिमिटिव रिलीजन का अध्ययन, जो आदिम धर्म है और आधुनिक धर्म दोनों के बारे में क्या कहते हैं। तो अपनी पुस्तक दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलियाई
अरुंटा जनजाति के आदिम धर्म का अध्ययन किया। एक तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इनकी जो बुक है, उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अरुंटा जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया की है, इसका इन्होंने अध्ययन किया और आधुनिक समाज की तुलना में आदिम समाज में धर्म की आवश्यक प्रकृति को समझना कहीं अधिक आसान है। कैसे? आदिम समाज में जो धार्मिक स्वरूपों को उनके सबसे विशुद्ध रूप में, तब सबसे प्योर रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो प्रिमिटिव रिलीजन है, वो ज़्यादा विशुद्ध है, प्योर है, उसको समझना ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि जो मॉडर्न रिलीजन है, आधुनिक धर्म है। आदिम धर्मों की जो वैचारिक प्रणालियां हैं वो कम विकसित होती हैं, जिससे मूल तत्वों को छिपाने वाली भ्रांतियां कम होती है। मतलब वो ज़्यादा सरल है, ज़्यादा विशुद्ध है, क्योंकि जो वैचारिक प्रणालियां उतना ज़्यादा मैच्योर या उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो मूल तत्व है, जो कोर है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, इसेंस है, वो चीज़ें छुप नहीं पाती या गुमराह नहीं हो पाती हैं। तो ये ज़्यादा आसान होता है प्रिमिटिव रिलीजन को समझने के लिए। गौण या सहायक तत्व अभी तक मुख्य धार्मिक तत्वों को छिपाने के लिए विकसित नहीं हुए होते हैं। अगर आदिम धर्म का अध्ययन करें तो क्यों आधुनिक समाज में धर्म के विविध रूप देख पाते हैं हम लोग अपने आसपास, जबकि आदिम समाज में बौद्धिक और नैतिक एक रूपता, होमोजेनिटी पाई जाती है। मतलब आज देखेंगे तो एक ही धर्म में कई पंथ, कई विचार, कई आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए दूसरी आइडियोलॉजी, उसको सपोर्ट करने के लिए एक अन्य आइडियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो वैचारिक रूप से इतना ज़्यादा विकसित है कि हर चीज़ को काउंटर करने के लिए, हर चीज़ के लॉजिक के लिए कुछ न कुछ वैचारिक प्रणालियाँ विकसित हो चुकी हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आज का रिलीजन, जो मॉडर्न रिलीजन है। इससे क्या होता है कि जो कोर इसेंस है, जो मूल तत्व है, वो छिप जाता है कहीं ना कहीं। पर जो आदिम धर्म है, जो प्रिमिटिव रिलीजन है, वहाँ पे जो सेकेंडरी टर्सरी आइडियाज़ हैं वो विकसित नहीं हुए होते हैं। इससे उनके जो कोर इसेंस को समझना आसान हो जाता है। और जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो प्रिमिटिव रिलीजन है, वहाँ पे एक रूपता पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है। पर आज क्या है, आज में सबकी अपनी लिबर्टी है, अपने फेथ हैं और उपासना के अपने माध्यम हैं, अपनी खुद की आइडियोलॉजी है एक ही धर्म में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस एक रूपता के कारण धर्म का अध्ययन उसके सबसे प्राचीन और मूल रूप में किया जा सकता है। तो दुर्खीम का जो उद्देश्य है केवल आदिम धर्म का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि मानव की धार्मिक प्रकृति को समझना था। यह अध्ययन मानवता के एक आवश्यक और अस्थायी पहलू को उजागर करने के लिए किया गया और अंततः आदिम धर्म का परीक्षण आधुनिक समाज में धर्म की स्थिति पर प्रकाश डालता है। आदिम समाज में नैतिक एक रूपता पाई जाती है, धर्म का प्राचीन रूप, मानवता का अस्थायी पहलू और आधुनिक धर्म को समझने में सहायक है। तो इसलिए जो प्रिमिटिव रिलीजन है उसका अध्ययन करते हैं इमानुएल दुर्खीम। किस जनजाति का अध्ययन करते हैं? अरुंटा जनजाति का, ऑस्ट्रेलिया के। इनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। आइए समझते हैं धर्म और सामूहिक चेतना। आदिम समाजों में धर्म की एक समान और सर्वव्यापी प्रकृति होती है ना, मतलब होमोजेनिटी पाई जाती है और ज़्यादा व्यापक होती है। आदिम समाज में धर्म पूरी तरह से सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कंसाइंस के समतुल्य है और एक सर्वव्यापी यूनिवर्सल सामूहिक नैतिकता के रूप में कार्य करता है। मतलब ये है कि जो धर्म है वो सामूहिक चेतना है, मतलब कॉमन सेंटीमेंट है, कलेक्टिव सेंटीमेंट है, और वो एक तरीके से पूरे समूह का मोरल्स या जो सामूहिक नैतिकता है उसके रूप में कार्य करता है। मतलब जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल आइडियाज़ हैं वो नगण्य है, गौण है, बल्कि जो सामूहिक चेतना है, जो सामूहिक नैतिकता है ना, वही धर्म का काम करती है। जैसे जैसे समाज विकसित और अधिक विशिष्ट होता है, मतलब समाज का जब आधुनिकीकरण होता है, समाज विकसित होती है, वो ज़्यादा विशिष्ट हो जाती है, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती है। यही चीज़ हम लोगों ने श्रम विभाजन में भी पढ़ा कि एक समय है जब जो विशेषीकरण है श्रम में नहीं है,
बाद में जब समाज विकसित होता है तो कार्य में विशेषीकरण हो जाता है, कोई एक काम करने में एक्सपर्ट है, कोई एक काम करने में एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से मतलब जो आधुनिक समाज है उसमें श्रम विभाजन ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही ये धर्म को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है तो वो अधिक विशिष्ट होता है, धर्म का जो दायरा है वो संकीर्ण होता जाता है। तब जो प्रिमिटिव सोसाइटी में धर्म बहुत व्यापक है, वही धर्म का जो दायरा है जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें संकीर्ण होती जाती है। आधुनिक समाज में जो धर्म है सामूहिक चेतना का एकमात्र रूप नहीं है, कानून विज्ञान जैसी अन्य संस्थाएं भी हैं जो सामूहिक नैतिकता को व्यक्त करती हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल समझते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि विवाद चलता है कि मनुस्मृति या जो अन्य पुराने हिंदू लॉज हैं उनके विरोध में एक सोशल करंट, एक सामाजिक धारा काम कर रही है। मैं मतलब मनुस्मृति या जो पुराने सोशल ऑर्डर हैं उनका समर्थन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर सोशियोलॉजिकली एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो मनुस्मृति, वर्णा सिस्टम, वेद, उपनिषद ये सारी चीज़ें तब काम कर रही हैं जब समाज में आधुनिक पुलिसिंग सिस्टम, जो आधुनिक संवैधानिक सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखित नियम है, ये नहीं थे। लोगों पर जो कानून का डर नहीं था, पुलिसिंग सिस्टम का डर नहीं था, फांसी, जेल, इन सब का डर नहीं था, तो उस समय समाज को नियमित और नियंत्रित करने का काम कर रही थी जो रिलीजियस वैल्यूज़ थे, जो रिलीजियस वैल्यूज़ ने, जो धर्म ने एक कॉमन चेतना, कलेक्टिव कंसाइंस बनाए थे। चाहे वो वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम में जो श्रम विभाजन था, उसके अलावा मनुस्मृति में जो सोशल लॉज थे, समाज के चलने के नियम थे, विवाह करने के नियम थे, संपत्ति के अधिकार की बात होती है मिताक्षरा और दायभाग में ना, तो लगभग सभी चीज़ों में क्या था, हर चीज़ को चलने का एक नियम था जिससे कि समाज विनियमित हो पाए। और लोगों में डर के लिए भी धर्म ही जो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट था कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनेंगे, और अगर आप जो आज काम कर रहे हैं तो कर्म का फल ज़रूर मिलता है। आप जो काम करेंगे वो कर्म आपके, जैसे कोई वैलेट है, कोई बैंक है, तो आपके जो कर्म है वो वहाँ पे संचित हो रहे हैं और बाद में एक ऐसी शक्ति है जो अलौकिक शक्ति है, वो आपको आपके कर्म का फल दंड या पुरस्कार के रूप में देती है। आप अच्छा काम करेंगे तो वो आपको पुरस्कृत करेंगे, अगर आप बुरा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आप पाप के भागीदार बनेंगे और आपको दंड मिलेगा। तो ये जैसे कॉन्सेप्ट थे समाज को नियमित करने के लिए, समाज में डर रखने के लिए कि गलत और सही काम का जो पहचान हो सके और लोग गलत काम करने से डरें। तो ये तब हो रहा है जब आज के तरह विकसित कानून नहीं था, विकसित संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी और ये औपचारिक डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, तब ये चीज़ें काम कर रही थी ना। पर आज क्या है, आज धर्म का जो दायरा है वो संकीर्ण हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कानून से और संविधान से नियमित हो रही है। मतलब कोई भी व्यक्ति वर्णा सिस्टम में जिस तरीके से डिवीज़न ऑफ वर्णा था उस तरीके से नहीं, सभी स्वतंत्र है। कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए अपने स्किल और मेरिट के आधार पर वह किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे, अपने प्रोफेशन को चूज करे, जो भी करना चाहे कर सकता है। संविधान उसको अनुमति देती है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस काम के लिए, मतलब कौन सा काम गलत है, कौन सा नहीं है, किस काम के लिए क्या सजा है, ये सारी चीज़ें के लिए औपचारिक नियम बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, न्यायालय बने हुए हैं, विधायिका बनी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो मतलब इतने औपचारिक इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जो धर्म का दायरा है वो क्या है, संकीर्ण हो गया है। लेकिन अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में देखें तो धर्म का जो दायरा है बहुत ही व्यापक है। तो आशा है ये जो व्यापकता है, संकीर्णता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आधुनिक समाज में धर्म सामूहिक चेतना
का एकमात्र रूप नहीं है। कानून और विज्ञान जैसी अन्य संस्थाएं भी सामूहिक नैतिकता को व्यक्त करती हैं। फिर भी आधुनिक समाज के अधिकांश सामूहिक प्रतिनिधित्व का मूल इस सर्वव्यापी आदिम धर्म में ही है। तो आदिम समाज, धर्म की सामूहिक चेतना, आधुनिकीकरण बढ़ता है तो इसमें धर्म, कानून, विज्ञान मतलब कई चीज़ें हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं सामूहिक चेतना। प्रिमिटिव सोसाइटी में धर्म ही सामूहिक चेतना कलेक्टिव कंसाइंस है। आइए पढ़ते हैं पवित्र और अपवित्र, सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट एमाइल दुर्खीम का। दुर्खीम की बुनियादी पद्धतिगत स्थिति केवल एक सामाजिक तथ्य ही दूसरे सामाजिक तथ्य का कारण बन सकता है। मतलब समाज कुछ घटनाओं को पवित्र मानता है और कुछ को अपवित्र। पवित्र वह है जिसे अलग रखा गया है, निषिद्ध माना गया है और जो श्रद्धा, विस्मय और सम्मान का भाव लाता है। मतलब पवित्र क्या है? निषिद्ध, श्रद्धा, विस्मय और अलग रखा है। वहीं अपवित्र रोजमर्रा, सामान्य, उपयोगितावादी और लौकिक। तब जो लौकिक चीज़ें हैं, डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, सामान्य है, कॉमन है और ज़्यादातर जो उपयोगितावादी या हमारी ज़रूरतों के लिए हैं तो उनको क्या किया गया? अपवित्र। वहीं जो पवित्र हैं वो क्या है? जैसे फेथ है, श्रद्धा है, विस्मय है, निषिद्ध है, तो ये चीज़ें हैं। तो पवित्र और अपवित्र का कॉन्सेप्ट भी एमाइल दुर्खीम का है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो धर्म के विकसित के 3 आवश्यक शर्त हैं। धर्म के विकास के 3 आवश्यक शर्त हैं: विश्वास, कर्मकांड और चर्च। पवित्र और अपवित्र के बीच का जो अंतर धर्म के विकास के लिए आवश्यक है लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो धार्मिक विश्वास की बात करें तो ये वे प्रतिनिधित्व हैं जो पवित्र चीज़ों की प्रकृति, उनके लौकिक चीज़ों के साथ संबंधों को व्यक्त करते हैं। तो धार्मिक विश्वास क्या है कि ये वे प्रतिनिधित्व हैं, वे रिप्रेजेंटेशन हैं जो पवित्र चीज़ों की प्रकृति, उनके नेचर और उनके जो लौकिक चीज़ें हैं उनके साथ संबंध व्यक्त करता है। तो ये धार्मिक विश्वास की बात है। अगर कर्मकांड की बात करें तो वे आचरण के नियम हैं। जो विश्वास है वो क्या है? रिलेशन, संबंध ना। वहीं कर्मकांड क्या है? कर्मकांड क्या है? आचरण। आचरण तो ये आचरण के नियम हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि मनुष्य को पवित्र वस्तुओं की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब मंदिर में जाना है तो कैसे चप्पल बाहर निकालना है, वहाँ पे किस तरीके से शांत रहना है, आपको ध्यानमग्न रहना है, भगवान के जो पूजा पद्धति में जो रूल्स, नियम हैं, आचरण के नियम हैं वो फॉलो करना है। ये क्या है? धार्मिक कर्मकांड। और चर्च क्या है? चर्च क्या है? धर्म के लिए एक चर्च या व्यापक नैतिक समुदाय का होना अनिवार्य है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन का होना अनिवार्य है। चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है ना। तो धर्म के विकास में ये 3 तत्व हैं: विश्वास, कर्मकांड और चर्च। मतलब कि संबंध, आचरण और इंस्टीट्यूशन। ये जो है धर्म के विकास के लिए 3 आवश्यक शर्त एमाइल दुर्खीम ने बताए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने धर्म में पढ़ा आदिम समाज का अध्ययन क्यों करते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, धर्म का जो डायनामोजेनिक पावर है वो समझे हमने धर्म के विकास की 3 आवश्यक शर्त बात की: विश्वास, कर्मकांड और चर्च। आइए आगे चलते हैं। दुर्खीम द्वारा धर्म की परिभाषा क्या दी गई है कि पवित्र, विश्वास, कर्मकांड और चर्च के अंतर संबंधों के आधार पर दुर्खीम ने धर्म की निम्नलिखित परिभाषा दी। क्या दी? कि धर्म विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो पवित्र चीज़ों से संबंधित है। पवित्र और अपवित्र हम लोगों ने बात की, अर्थात ऐसी चीज़ें जिन्हें अलग रखा गया है और निषिद्ध किया गया है ना। जो अलग हैं और निषिद्ध है मतलब जो डेली दिनचर्या में लौकिक और आम नहीं है, मतलब वो आपके श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं, जो निषेध या निषिद्ध करती हैं बहुत सारी चीज़ें, आचरण के नियम बताती हैं। तो ये विश्वास और प्रथाएं उन सभी लोगों को चर्च नामक एक ही नैतिक समुदाय में एकजुट करती हैं जो उनका पालन करते हैं। चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो एकल नैतिक समुदाय है कोर में चर्च। इसके इर्द गिर्द क्या है? विश्वास और प्रथाएं
और ये विश्वास और प्रथाएं क्या कर रही हैं, पवित्र चीज़ों से संबंधित हैं। ये 3 चीज़ें समझिए कोर में क्या है, जो समुदाय है, कम्युनिटी है, जो मोरल कम्युनिटी है, जो चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, उसके चारों ओर इर्द गिर्द जो है वो क्या है, विश्वास, प्रणालियाँ और प्रथाएं, मतलब पवित्र चीज़ों से आपका जो संबंध है वो, उसके ऊपर जो सबसे अपर लेयर है वो क्या है, पवित्र चीज़ें। और पवित्र और अपवित्र की बात हमने समझ ली है। आइए समझते हैं टोटमवाद। और टोटमवाद को ही सबसे प्रारंभिक धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया है एमाइल दुर्खीम ने। टोटमवाद मतलब सबसे सरल धर्म, और क्लैन जो है वो सबसे सरल सामाजिक संगठन, मतलब सबसे सरल सामाजिक संगठन क्लैन, और उसी से आके आता है कि टोटमवाद सबसे सरल धर्म। समाज को धर्म का स्रोत मानने वाले दृष्टिकोण ने ही ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजाति के टोटमवाद के अध्ययन को आकार दिया। टोटमवाद एक धार्मिक प्रणाली है जिसमें कुछ चीज़ों, विशेषकर जानवरों, पौधों को पवित्र और क्लैन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दुर्खीम ने टोटमवाद को धर्म का सबसे सरल और सबसे आदिम रूप माना। मतलब अभी भी आज भी आप अपने आसपास कुछ ऐसे पेड़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जुड़ाव या वो भक्ति, वो पवित्रता कनेक्टेड है या संबंधित है। जैसे हमारे गांव में एक पीपल का वृक्ष है, भाऊ बाबा करके बुलाते हैं सब, तो वहाँ पे पूजा पाठ होती है। और कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी घर में पवित्र फंक्शन हो, तो उसके पहले वहाँ पे ज़रूर जाते हैं लोग। दीपावली में भी दिया जलाने जाते हैं। तो उनसे एक पवित्रता का और एक लगाव, विश्वास का एक धार्मिक जो है संबंध है। तो ये सबसे सरल धर्म का स्वरूप बताते हैं, प्रारंभिक स्वरूप जो है एमाइल दुर्खीम। और इसका स्रोत क्या है, सबसे सरल सामाजिक संगठन जो क्लैन ना। तो इसके समानांतर ही क्लैन के रूप में सामाजिक संगठन का सबसे आदिम रूप मौजूद है। यदि क्लैन है टोटमवाद का स्रोत है, तो यह स्पष्ट रूप में सिद्ध होता है कि समाज ही धर्म के मूल में है। आइए समझते हैं कैसे। टोटम और वो अमूर्त शक्ति, मतलब जैसे कि आपने आसपास देखे होंगे, कोई पेड़ है, कोई स्थान है, इस जगह को लोग पवित्र मानते हैं और उसकी शक्तियों की, उसमें जो एक अलौकिक शक्ति है, एक अमूर्त शक्ति है, उसकी बात होती है। तो एक क्लैन में कई टोटम हो सकते हैं, लेकिन ये विशिष्ट जानवरों या पौधों के बारे में अलग अलग खंडित विश्वास नहीं है। मतलब ये विचारों का एक अंतर संबंधित समूह है जो क्लैन का कमोबेश पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। कोई पौधा हो या जानवर हो स्वयं टोटमवाद का स्रोत नहीं है, बल्कि केवल उस अमूर्त शक्ति का भौतिक प्रतिनिधित्व है। मतलब वो जो अलौकिक शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, जिसमें उस पूरे क्लैन का धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है, उसका जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, क्या है, भौतिक प्रतिनिधित्व या टोटम। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में देखते होंगे, अपने धर्म का, अपने देवता में, अपने भगवान में जो विश्वास प्रणाली है, उसका जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है मूर्तियाँ, भगवान की प्रतिमाएं मंदिरों में जो स्थापित हैं, वो क्या है, हमारे धर्म का फिजिकल भौतिक रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन। तो वही टोटम में भी जो पेड़ है, कोई जानवर है, तो वो क्या है, उस अलौकिक शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। ये बात कर रहे हैं एमाइल दुर्खीम। तो अमूर्त शक्ति और कुछ नहीं बल्कि समाज की जो सामूहिक चेतना है वही है, कलेक्टिव कंसाइंस है। मतलब उस पूरे क्लैन का, उस पूरे समूह का उस अलौकिक शक्ति में विश्वास, और यही विश्वास वो चेतना है। तो टोटमवाद एक अनाम और अवैयक्तिक बल का धर्म है जो पीढ़ियों से जीवित और समान रहता है। ऐसा है कि ये जो टोटम है और टोटम के पीछे जो अमूर्त शक्ति है, कैसे उस पूरे क्लैन, पूरे समूह के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, और कैसे इसको धर्म का जो सबसे प्रारंभिक स्वरूप कह रहे हैं एमाइल दुर्खीम। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, पवित्र और अपवित्र की बात भी समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सामूहिक उल्लास
सामूहिक चेतना और धर्म टोटमवाद की कैसे बात करते हैं। मतलब सबसे पहले समाज, जो सोसाइटी, जो समूह है क्लैन के रूप में, मतलब जो सबसे बेसिक सामाजिक संगठन है। फिर उसके बाद आता है सामूहिक उल्लास, फिर उसके बाद आता है सामूहिक चेतना, और फिर आता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए धर्म या टोटमवाद। यदि सामूहिक चेतना धर्म का स्रोत है तो सामूहिक चेतना आती कहाँ से है। मतलब ये जो कलेक्टिव कंसाइंस है, जो सामूहिक चेतना है, इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है समाज। अगर प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएं तो क्लैन ही धर्म का अंतिम स्रोत है। मतलब क्लैन या जो समाज का जो बेसिक संगठन है वही सबसे प्रारंभिक स्रोत है धर्म का। धार्मिक बल क्लैन के सामूहिक और अनाम बल के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब क्लैन टोटमवाद का निर्माण कैसे करता है, इसका उत्तर डोर्खिम की अवधारणा सामूहिक उल्लास में निहित है। कलेक्टिव इफर्विसेंस, सामूहिक उल्लास। तो सामूहिक उल्लास इतिहास के वे महान क्षण हैं जब कोई सामूहिकता सामूहिक उत्कर्ष का एक नया और ऊंचा स्तर प्राप्त करती है ना। जब कोई सामूहिकता सामूहिक उत्कर्ष का एक नया ऊंचा स्तर प्राप्त करती है, मतलब जो सबसे प्रारंभिक बिंदु है वो क्लैन है। क्लैन के बाद सामूहिक उल्लास है, उसके बाद सामूहिक चेतना, फिर धर्म या टोटम। आइए समझते हैं सामूहिक उल्लास, कलेक्टिव इफर्विसेंस का जो प्रभाव है कि यह सामूहिक उत्कर्ष समाज की संरचना में बड़े बदलाव ला सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए। जो सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण काल हैं, जो रिलीजियस रिफॉर्म और जो रेनेसा का पीरियड है, जहाँ सामूहिक उल्लास ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। मतलब उस समय के जो मैक्सिमम लोग हैं वो सभी चाहते थे कि रिफॉर्मेशन हो, रेनेसा हो। मतलब चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में काम हुआ, तो ये सारी बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने की, जो मतलब समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने की बात की गई, तो वो क्या था, सामूहिक उल्लास था। सामूहिक उल्लास था। तो धर्म का जन्म सामूहिक उल्लास वाले ऐसे ही सामाजिक परिवेश से होता है। मतलब इस उल्लास के बीच और स्वयं इस उल्लास से ही धार्मिक विचार का जन्म होता प्रतीत होता है। तो मतलब ये कलेक्टिव इफर्विसेंस जो सामूहिक उल्लास है क्या है, एक समय में पूरे समाज का, क्लैन का या उस समाज की जो चेतना है वही सामूहिक उल्लास है। मतलब उस समय का जो सामूहिक विचार है, जैसे कि हम रेनेसा या रिफॉर्मेशन के पीरियड से समझें। अगर धर्म से हट के सामूहिक उल्लास की बात देखें तो लोग अभी बात करते हैं कि जैसे इलेक्शंस के टाइम पे देखते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब जो सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब किसी सत्ता के प्रति प्रो है, मतलब उसको जनता पसंद करिए, उसके पक्ष में जनता का मूड है। या अभी रिसेंट की घटना देखिएगा, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही थी, जो कि पास नहीं हो पाया लोकसभा में, तो उसके प्रति अगर महिलाओं को पार्लियामेंट में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक समूह का जो विचार है, अगर किसी एक समय में सेम तरीके से हो जाए तो सामूहिक उल्लास बन जाता है, वो आगे चल के एक कलेक्टिव कंसाइंस बन जाता है। ऐसे ही धर्म के बारे में भी होता है। तो सामूहिक उल्लास की इन्हीं अवधियों के दौरान क्लैन के सदस्य मिलकर टोटमवाद का निर्माण करते हैं। जैसे आप कभी कभी लोग अंधविश्वास या रूढ़िवादिता का नाम दे देते हैं, लेकिन आप कुछ लोक कथाएं, लोक कहानियाँ सुने होंगे कि यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे है, इस तरीके से। मतलब जो आपके आसपास की जो लौकिक मान्यता है, कोई पेड़ होगा पवित्र ना, हमारे तरफ जैसे बताए हम भाऊ बाबा, बरम बाबा करके ऐसे पेड़ मिलते हैं हमको, जिनमें हमारी आस्था रहती है। तो उनके बारे में एक कुछ निगेटिव चीज़ भी होती है कि ऐसे करेंगे यहाँ से तो उनका श्राप भी मिल जाएगा, बाकी हमें आशीर्वाद भी मिलता है, वहाँ पे पूजा पाठ दिया जलाने से हमारे जीवन में उत्कर्ष आएंगे। तो इस तरीके की बात होती है। तो ये जो विश्वास के पहले क्या रहा होगा, उस पूरे समाज में एक तरीके से कलेक्टिव कंसाइंस आया होगा। तो उसके पहले वो सामूहिक उल्लास है।
तो वही जाके बाद में टोटमवाद का निर्माण करता है। आशा है कि ये जो सामूहिक उल्लास है, कलेक्टिव इफर्विसेंस, आप लोग समझ गए होंगे। तो जो एमाइल दुर्खीम के इस पूरे अवधारणा से समझ में आता है वो यही आता है कि समाज ही धर्म का स्रोत है। समाज ही धर्म का स्रोत है, मतलब समाज से सामूहिक चेतना और सामूहिक चेतना से ईश्वर या पवित्र, जिससे कि धर्म की उत्पत्ति हो रही है। मतलब संक्षेप में जो टोटमवाद है वो सामूहिक चेतना का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और सामूहिक चेतना समाज से ही उत्पन्न हो रही है। इसलिए समाज ही सामूहिक चेतना, धर्म, ईश्वर की अवधारणा और अंततः हर उस चीज का स्रोत है जो पवित्र है ना। दुर्खीम के तर्क का अंतिम सार यह है कि पवित्र और समाज अनिवार्य रूप से एक ही हैं। मनुष्य जिस ईश्वर या पारलौकिक शक्ति की पूजा करता है वह वास्तव में उसके अपने समाज का ही एक पारलौकिक उदात्त रूप है। मतलब जो धर्म है, जो धर्म के बाद जो अलौकिक शक्ति की बात हो रही है, अलौकिक शक्ति के बाद जो टोटमवाद या उस विश्वास की, उस कलेक्टिव चेतना की, उस सामूहिक उल्लास का जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भौतिक एक्सप्रेशन होता है, वो सभी समाज से ही उत्पन्न हो रही हैं। समाज का ही एक पारलौकिक और उदात्त रूप है। तो इस तरीके से एमाइल दुर्खीम के जो धर्म है, पवित्र और अपवित्र के कॉन्सेप्ट हैं, टोटमवाद का है, आदिम समाज के जो धर्म है, अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इनकी बुक देखी। आइए हम लोग आगे समझते हैं। एमाइल दुर्खीम आधुनिक समाज की संरचना और सुधार, आइए समझते हैं। दुर्खीम के अनुसार जो आधुनिक समाज की समस्याएं हैं वो अंतर्निहित नहीं है, बल्कि ये अस्थायी विपथन है। मतलब रूढ़िवादी आदिम अतीत में लौटना चाहते थे। मतलब पहले भी जब रेनेसा टाइम पे देखेंगे या उसके पहले, तो हमेशा दो तरीके की आइडियाज़ रही हैं। एक रहे हैं रिफॉर्मिस्ट, क्या रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट कौन है? वो हैं जो सुधारवादी हैं। एक वो हैं जो पहले के मतलब पीछे जाना चाहते हैं। मतलब जैसे आप रेनेसा और पुनर्जागरण काल में, सुधार आंदोलन में भी देखेंगे, बैक टू वेदास, मतलब वेद की तरफ लौटो की बात होती है। तो मतलब जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो पुराने सेटअप थे, उसकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो है उसी में सुधार करके, रिफॉर्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तब जो मौजूद संस्थाएं हैं उन्हीं में रिफॉर्म करने की बात करते हैं। तो रूढ़िवादी आदिम अतीत में लौटना चाहते थे, जबकि उग्रवादी मार्क्सवादी क्रांति के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते थे। दुर्खीम ने दोनों का विरोध किया। एक तरीके से हम तीन धारा की बात करते हैं। एक तो कहते हैं कि जो पूरी तरीके से सिस्टम उखाड़ के फेंक दो, एक कहते हैं जो एग्जिस्ट करता है उसी में रिफॉर्म करो, एक कहता है कि पुराने समय की तरफ लौट चलो। तो दुर्खीम ने दोनों का विरोध किया और स्वयं को एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में स्थापित किया। उनका उद्देश्य समाज की व्याधियों को पहचानना और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से इलाज करना। तो एमाइल दुर्खीम क्या है? रिफॉर्मिस्ट हैं, सुधारवादी हैं। बल्कि जो बैक टू वेदास या पुराने समय की तरफ लौट जाएं, या जो कहते हैं कि पूरे व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो मार्क्सवादी कम्युनिज्म की बात करते हैं, इन दोनों का विरोध करके ये एक बैलेंस्ड अप्रोच में काम करते हैं। एक चिकित्सक के रूप में, सामाजिक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं और सुधारवाद या रिफॉर्मिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो समाज में व्याप्त व्याधियां हैं, जो पैथोलॉजी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनका संरचनात्मक सुधार करना। तो श्रम विभाजन की बात करें तो श्रम विभाजन के तीन असामान्य व्याधि के रूप थे। आधुनिक समाज की जो व्याधियाँ क्षणिक शक्तियों के कारण होती है, जो समाज की प्रकृति में स्थायी नहीं है, जैसे विसंगति की बात की हमने, नियमहीनता, प्रतिमानहीनता की बात की। तो कार्य जगत में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो कार्य संरचना में गलत पदों पर गलत लोगों का होना, मतलब जो डिजर्विंग है उस पद पर होना, उनका वहाँ पर न होना, जो नॉन डिजर्विंग है उनका वहाँ पर होना। तो जो अस्थायी शक्तियाँ हैं और जो समाज की व्याधियाँ हैं कि विसंगति, असमानता और अपर्याप्त सामाजिक
संगठन, इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कार्य जगत में सामंजस्य की कमी को दिखाता है। मतलब अगर जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनएडिक्वेट होंगे तो इनक्वालिटी भी होगी और एनोमी की स्थिति भी। तो ये तीनों जो है सामाजिक व्याधिकियाँ हैं। समझ गए आप, जो सोशल पैथोलॉजी हैं। दूसरी बात, अगर हम इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ें तो क्रांति और समाजवाद की आलोचना इन्होंने की है। मतलब जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहिए, एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, समाजवाद या साम्यवाद, तो उसका विरोध करते हैं। दुर्खीम के लिए जो समाजवाद एक सामाजिक तथ्य था जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि कोई क्रांतिकारी सिद्धांत। मतलब उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं को मनमाने ढंग से हेर फेर करके बदलना अत्यंत खतरनाक है। तो इन्होंने समाजवाद को भी सोशल फैक्ट कह दिया, सामाजिक तथ्य कह दिया। और यदि रातों रात संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व स्थापित कर दिया जाए तब भी वर्तमान समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। मतलब अगर समाजवाद साम्यवाद आ भी जाए, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जो ओनरशिप है, स्वामित्व है, अगर बदल भी दिया जाए और वो कलेक्टिव कर दिया जाए, क्या तब भी वो समस्याएं सुधर जाएंगी? नहीं, फिर भी कुछ समस्याएं ज्यों का त्यों बनी रहेंगी। करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि अगर क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन करने का काम राज्य करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करेगा। इससे जो बैठे आला अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगी। करप्शन के साथ साथ जो वर्क इफ़िशियंसी है वो कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जो पूंजीवादी समाज में देखेंगे आप, एक कंपटीशन है, एक ही प्रोडक्ट में 4 लोग हैं, चारों में कंपटीशन है, सभी बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट में नवाचार करते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं। पर जब ये कलेक्टिव स्वामित्व हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और नए तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, जो कि भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी, इन सबको बढ़ावा देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सही नहीं है। तो जो इमाइल दुर्खीम का मानना है कि जो समाज है उसमें कुछ व्याधिकियाँ हैं, पैथोलॉजी हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको सुधार करिए एक चिकित्सक की तरह, न कि पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। और ये भी वाजिब नहीं है, रेशनल नहीं है कि पीछे लौट जाओ। तो दोनों का विरोध इमाइल दुर्खीम करते हैं। तो संरचनात्मक उपाय व्यावसायिक संघ, मतलब वर्ग संघर्ष का जो मूल कारण मालिकों और श्रमिकों के बीच एकीकृत संरचना और साझा नैतिकता का अभाव है। मतलब एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि जो ओनर हैं वो अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो लेबर है मतलब उनके वेलफेयर के लिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, उनके सम्मान, जो उनके रहने के तरीके, उनके मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं, इन सब पर उनका ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, बेनिफिट, इन सब पर हो जाता है। वहीं साझा नैतिकता, मतलब जो शेयर्ड मोरालिटी है, उनका अभाव होता है। तो इसका समाधान बताते हैं व्यावसायिक संघ का विकास, जो एक ही उद्योग के सभी अभिकर्ताओं को एक समूह में जोड़ता है। मतलब जो आप देखे होंगे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर एसोसिएशन है, श्रमिक संघ है। अभी देखे साउथ में जो सैमसंग का कोई प्लांट था, वहाँ पे भी जो लेबर थे स्ट्राइक पर थे। अभी रिसेंट में नोएडा में देखेंगे तो बहुत सारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसाएं भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई। किस लिए? कि लेबर जो वेज है वो इंक्रीमेंट हो, मतलब कि काम के अकॉर्डिंग, महंगाई के अकॉर्डिंग जो वेज है वो कम है, उसके लिए। तो इस तरीके से व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका अलग एसोसिएशन है। जैसे अभी जो ट्रकों के लिए कोई रूल आया था, तो ट्रक मालिकों का एसोसिएशन है, उसने विरोध प्रदर्शन किया। एग्रीकल्चर लॉ आया था तो उसके लिए जो किसान एसोसिएशन है वो काम किया। तो इस तरीके से जो व्यावसायिक संघों का विकास है एक ही उद्योग के सभी अभिकर्ताओं को एक समूह में जोड़ता है। ये श्रम संघों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्रम संघ केवल वर्गों के बीच मतभेदों को बढ़ाते हैं। मतलब
क्या है कि ये संरचना साझा हितों को मान्यता देती है और समाज में परमाणुकरण की प्रवृत्ति को रोकती है। मतलब जो श्रम संघ है या जो व्यावसायिक संघ है, तो श्रम संघ क्या करता है कि केवल लेबर की बात करता है, लेकिन जो व्यावसायिक संघ है एक मतलब उसमें क्या है, एक ऐसे एसोसिएशन जिसमें सभी पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मतलब लेबर के भी, ओनर के भी और भी जो स्टेक होल्डर हैं उनके भी। तो ये हो गए ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। उससे क्या होता है कि एक संतुलन और एक साझा संरचना बनता है और कॉमन मोरालिटी का विकास होता है ना। तो श्रम संघर्ष मालिक और श्रमिक के बीच में, साझा नैतिक व्यवस्था होगी तो प्रबंधक शामिल होगा, श्रमिक है, मालिक है, तो सब मिलकर एक नैतिक व्यवस्था बनाएंगे, व्यावसायिक संघ एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो ये उपाय बताते हैं एमाइल दुर्खीम। दूसरी चीज व्यक्ति की पूजा, कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो दुर्खीम के अनुसार जो संरचनात्मक सुधारों को सामूहिक नैतिकता में बदलाव के अधीन होना चाहिए। मतलब जो आधुनिक समाज की समस्याएं मूलतः नैतिक हैं और प्राचीन की आंतरिक एकजुटता की ओर वापसी जो है वो संभव नहीं है। मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी में जो व्याधिकियाँ हैं, जो पैथोलॉजी है, वो बेसिकली मोरल ग्राउंड पर हैं और हम पहले की जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की ओर नहीं जा सकते, वहाँ पर वापसी संभव नहीं है। आधुनिक सामूहिक चेतना का उभरता रूप व्यक्तिवाद का पंथ है, मतलब कल्ट ऑफ इंडिविजुअल है। यह एक ऐसा नैतिक तंत्र है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सांप्रदायिक एकजुटता के साथ जोड़ता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सांप्रदायिक एकजुटता के साथ जोड़ता है। सामूहिक नैतिकता मतलब कि व्यक्तिवाद की पूजा, व्यक्ति की पूजा, कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। इसकी बात करते हैं एमाइल दुर्खीम। तो जो नैतिक व्यक्तिवाद है, मोरल इंडिविजुअलिज्म, यह एक नैतिकता है जो नागरिकों की भलाई के संबंध में व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके संविधान में हर व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार हैं और उस मूलभूत अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए संविधान में संरक्षण की व्यवस्था दी गई है और यह व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा को मान्यता देता है और उसे समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है। जिसे अगर अहंकारवाद, ईगोइज्म की बात करें तो दुर्खीम ने इसका कड़ा विरोध किया। यह बिना किसी सामूहिक आधार के व्यक्तिवाद है, मतलब इस व्यक्तिवाद का कोई सामूहिक बेस नहीं है, कोई कलेक्टिव बेस नहीं है। तो व्यक्ति की पूजा मतलब अहंकारवाद को रोकने और आत्महित को नियंत्रित करने का आधुनिक समाधान है। मतलब दो चीज़ों की बात हो रही, एक तो अहंकारवाद की, जो हमने ईगोइज्म की बात करते हैं कि मैं मतलब स्वहित पूरी तरीके से, जो अहंकारवाद की बात, और दूसरा है कि हमारे कुछ मूलभूत मानवीय अधिकार हैं, जैसे गरिमा के साथ जीने का और सोने का और लाइफ चांसेस का, जॉब अपॉर्चुनिटी का, मतलब और हमारे रेस के, कलर के, हमारे जातिगत के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम अपने फेथ को या अपने आइडियाज़ को मानने के लिए वो स्वतंत्रता हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब जो आत्महित को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने और अहंकारवाद को रोकने के लिए ही बात होती है। व्यक्ति की पूजा, कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म और नैतिक व्यक्तिवाद। तो नैतिक व्यक्तिवाद मतलब कम्युनल सॉलिडारिटी, और इसी को एमाइल दुर्खीम सही बताते हैं। बाकी ईगोइज्म, रैम्पेंट हेडोनिज्म, इसको दुर्खीम गलत बताते हैं। तो ये समझ गए होंगे कल्ट ऑफ इंडिविजुअल और नैतिक व्यक्तिवाद और अहंकारवाद में जो डिफरेंसेस हैं। इस तरीके से लगभग एमाइल दुर्खीम से आने वाले सभी मूलभूत अवधारणाओं को हमने पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड कुछ बुक के नाम हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, इसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये चारों बुक उन्होंने अपने जीवित रहते हुए लिखा है। उसके अलावा कुछ उनके मृत्यु के बाद भी हैं, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी,
द मोरल एजुकेशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, द मोरल एजुकेशन। तो धन्यवाद, थैंक यू। हमने लगभग एमाइल दुर्किम के सभी अवधारणाओं को पढ़ लिया। नेक्स्ट थिंकर हम लोग मैक्स वेबर पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसे ही लगभग सभी थिंकरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा है कि ये पूरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पार्ट 1 भी एमाइल दुर्किम का जो थ्योरी है वो भी देखिएगा और ये भी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।